बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, सो कल के हम लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, देयर वाज दिस केस स्टडी जो ऑब्वियसली हमारा जो कल हमने चैप्टर या टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट वाज एड्रीनल डिजीज। और एड्रीनल डिजीज से रिलेटेड ही एक केस स्टडी थी जिसके अंदर एक पेशेंट थी 45 इयर्स ओल्ड, और she presented with intermittent episodes of headaches and sweating। और इवेंचुअली काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशंस के बाद हमने जो फाइनल डायग्नोसिस बनाया था उस खातून का, दैट वाज ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा, जो हमारा बेसिकली एड्रीनल ट्यूमर की वजह से हो रहा था। ठीक है, और फिर हमने रेकमेंड ये किया था कि उनका हमने अल्फा ब्लॉकर्स जो मेडिकेशंस होती हैं जो बेसिकली हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो हमने स्टार्ट करवानी है और साथ में उनको प्रिपेयर करवाना है फॉर एड्रीनलेक्टमी, यानी एड्रीनल ग्लैंड को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो दैट वाज हमारा आर केस स्टडी जो हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस की थी। बीच में हमारे पास कॉजेज ऑफ स्वेटिंग एक टेबल आया था जो हमने कहा था हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। पेज नंबर इज 241, टेबल है कॉजेज ऑफ स्वेटिंग। यानी ये जो हम केस स्टडी डिस्कस कर रहे थे, बेसिकली इस केस स्टडी के अंदर जो पेशेंट प्रेजेंट हुआ था हमारे पास, उसकी बहुत प्रोफ्यूज किस्म की स्वेटिंग होती थी, यानी बहुत ज़्यादा प्लेंटी ऑफ स्वेट वाज बीइंग प्रोड्यूस्ड। और स्वेट प्रोड्यूस होने की कोई एक वजह नहीं होती, उसकी बहुत सारी रीजन होती है। तो वही कॉजेज हमने अभी आज देखनी है। तो पहली जो एंडोक्राइन कॉजेज की अगर हम बात करें तो उसमें थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकता है, यानी हाइपरथायरॉयडिज्म, उसमें भी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। मीनोपॉज हो सकता है, ये एंडोक्राइन रिलेटेड कॉजेज की अगर हम बात करें। फिर फियोक्रोमोसाइटोमा हो सकता है, जो गेन कल हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया था। मीनोपॉज होता है द टाइम एट विच द मेंस्ट्रुएशन साइकिल नेचुरली स्टॉप्स। ठीक है जी। फिर इसके अलावा जनाब एक्रोमेगली की वजह से हो सकता है। एक्रोमेगली एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारा जो हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर हमारा जो बोन्स का साइज है वो एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, हमारा जो बेसिकली होता ये है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और उस बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से हमारा बोन्स का साइज इंक्रीज हो जाता है। और ख़ास तौर पे जो हैंड्स हैं, जो फीट हैं, जो फेस हैं, वो बहुत बड़े साइज के, एबनॉर्मल साइज के जो है वो डेवलप होते हैं। फिर जनाब इसी तरह से कार्सिनॉइड सिंड्रोम की वजह से हो सकता है। इसके अलावा ओबेसिटी की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी जो एंडोक्राइन रिलेटेड कॉजेज हैं इनकी वजह से स्वेटिंग ज़्यादा हो सकती है। कार्सिनॉइड सिंड्रोम बेसिकली मैंने कल भी बताया था कि एक कैंसरस ट्यूमर होता है, और ये कैंसरस ट्यूमर जो है इट स्टार्ट सिक्रीटिंग सर्टेन केमिकल्स इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, और उस कंडीशन को फिर हम कहते हैं कि ये कार्सिनॉइड सिंड्रोम। ठीक है, मोस्टली जो है कार्सिनॉइड सिंड्रोम जीआई ट्रैक्ट को या फिर हमारी लंग्स को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा फिर हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकती है। फॉर एग्जांपल इंसुलिनोमा। फिर एक्सोजिनस इंसुलिन, जो लोग इंसुलिन के ऊपर होते हैं उनके अंदर हो सकता है। जो लोग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स यूज करते हैं उनके अंदर हो सकता है। इंसुलिनीमा कहते हैं ट्यूमर ऑफ पैनक्रियाज, जो बेसिकली बीटा सेल्स से डेवलप होता है। ठीक है, यानी वही वाले बीटा सेल्स जो हमारा इंसुलिन सिक्रीट कर रहे होते हैं, उनके अंदर ट्यूमर हो जाता है। ठीक है, जनरली वैसे इंसुलिनोमा की अगर हम बात करें तो वो बेनाइन होते हैं, बट ये है कि समटाइम्स मैलिग्नेंसी की तरफ जा सकते हैं। अच्छा जनाब, फिर इस तरह अगर हम आ जाएं नॉन एंडोक्राइन कॉजेज में, तो उनके अंदर क्या क्या हो सकते हैं। इन्फेक्शन, अगर आपको कोई इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी स्वेटिंग आपकी प्रोफ्यूज हो सकती है। फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्यूलोसिस है अगर किसी को, या जनाब
एंडोकार्डाइटिस है, खासतौर पे जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता है। एंडोकार्डाइटिस है बेटे इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम क्या होता है? एंडोकार्डियम इज अ लेयर व्हिच बेसिकली प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ योर हार्ट चैम्बर्स। ठीक है, हार्ट चैम्बर्स के इर्द गिर्द एक लेयर होती है जिसको हम एंडोकार्डियम कहते हैं, और एंडोकार्डाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोकार्डियम जनरली होता है बैक्टीरिया की या फंजाई की इन्वेजन की वजह से। ठीक है, सो अगर आपको बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन माउथ से हुआ है या ब्लड स्ट्रीम से हुआ है, तो वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपके हार्ट चैम्बर्स तक पहुंच जाता है। ठीक है, कॉजेज इन्फेक्शन। फिर जनाब इसी तरह से हीमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी, यानी आपके ब्लड में कोई मैलिग्नेंसी है, फॉर एग्जांपल लिम्फोमा। लिम्फोमा शायद मैंने पिछले किसी लेक्चर में बताया था कि इट इज अ कैंसर दैट स्टार्ट्स इन द लिम्फोसाइट्स, यानी लिम्फोसाइट्स हमारे जो इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स होते हैं इम्यून सिस्टम के, उनको लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो लिम्फोमा इज अ कैंसर दैट बिगिंस इन लिम्फोसाइट्स। ठीक है, और जाहिर लिम्फोमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लिम्फोसाइट्स चेंज हो जाते हैं, आपके जैसे नॉर्मल होते हैं वैसे नहीं रहते, और उनकी ग्रोथ जो है वो बियॉन्ड कंट्रोल चली जाती है। ठीक है, अच्छा जी। फिर इसी तरह से सॉलिड ऑर्गन मैलिग्नेंसी, जैसे रीनल सेल कार्सिनोमा, किडनी सेल्स के अंदर कार्सिनोमा हो सकता है। कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनके लेने से आपको प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है, फॉर एग्जांपल SSRIs, इनको हम कहते हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ठीक है, ये कौन सी ड्रग्स होती हैं? बेसिकली एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं। ठीक है, जो एंजाइटी में जिन लोगों को होती है फॉर एग्जांपल, या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं, डिप्रेशन में जो लोग बहुत, उनको हम नॉर्मली देते हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। तो जो लोग ये लेते हैं उनको बहुत ज्यादा हो सकती है स्वेटिंग। फिर ओपिएट्स या ओपियोइड ड्रग्स इनको कहते हैं, जो बेसिकली पेन रिलीविंग ड्रग्स होती है। अच्छा, ओपिएट इफ्यून नॉर्मली लोग इसको अब्यूज भी करते हैं ना, इसको लोग इन जनरल भी लेते हैं, यू नो यानी फॉर प्लेजर पर्पसेस, तो उस तरह से भी लेते हैं, बट फार्मास्यूटिकल ड्रग भी ये है, पेन रिलीविंग इफेक्ट होता है इन ड्रग्स। ठीक है जी। अच्छा, फिर इसके अलावा साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स जैसे अभी हमने डिस्कस कर ही लिया, एंजाइटी वगैरह के अंदर, डिप्रेशन के अंदर। फिर ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी, फॉर एग्जांपल सेकेंडरी टू एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक और डायबिटीज मेलाइटिस। अच्छा, न्यूरोपैथी क्या होती है? बेसिकली न्यूरोपैथी होती है डैमेज और डिसफंक्शन ऑफ नर्व्स। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच हमें नमनेस हो सकती है, जैसे यानी हाथ या पैर सुन्न हो जाते हैं। टिंगलिंग हो सकती है, जो हम कहते हैं जी हमारे हाथों में पैरों में सुइयां चुभ रही हैं, या मसल वीकनेस हो सकती है जनरल, या फिर जनाब पेन हो सकती है हमें उस अफेक्टेड एरिया के अंदर जो मसल्स हैं। ऑटोनोमिक जब भी हम मेडिसिन में टर्म यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है इनवॉलेंट्री, यानी जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी का मतलब है कि एक ऐसा डैमेज टू नर्व्स जो इनवॉलेंट्री होती है। ठीक है, जिससे हमारे डेली बेसिस पे जो वाइटल फंक्शंस होते हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, स्वेटिंग, ये सारी चीजें डिस्टर्ब हो। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर जनाब इसके अलावा हाँ, इडियोपैथिक हाइपरहाइड्रोसिस। हाइपरहाइड्रोसिस क्या होगा? नाम से पता चल रहा है जी। हाइपर इज समथिंग इन एक्सेस एंड हाइड्रोसिस हाइड्रेशन से है। ठीक है, तो हाइपरहाइड्रोसिस इज एबनॉर्मली एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ज्यादा पसीना जिन लोगों को आता है। ठीक है, जो जरूरी नहीं है कि हीट से एक्सरसाइज हो, यानी एक तो ये ना कि आपको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, भाई उसका एक कॉमन सेंस है कि अगर लेट से गर्मी बहुत ज्यादा है तो पसीना ज्यादा आएगा, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है तो पसीना ज्यादा आएगा, या इसी तरह से अगर हमारा जो एक्सरसाइज हम बहुत इंटेंस करते हैं या बहुत 10 किलोमीटर में भाग रहा हूँ तो नेचुरली मुझे स्वेटिंग बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, बट ये जो है हाइपरहाइड्रोसिस, ये नॉर्मल कंडीशन, मतलब जैसे मैं अभी अगर इस वक्त बैठा हूँ तो मुझे
उस लेवल के ऊपर मेरा जो है एक्सेसिव स्वेटिंग मुझे हो रही है, ठीक है। इडियोपैथिक जब भी हम टर्म बेटे यूज करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी डिजीज या एक ऐसी कंडीशन जो स्पॉन्टेनियसली होती है और उसकी कॉज अननोन होती है, ठीक है। इडियोपैथिक एक ऐसी कंडीशन को, मेडिकल कंडीशन को कहते हैं, बहुत कॉमनली मेडिसिन में टर्म यूज होती है। इडियोपैथिक एक ऐसी कंडीशन या डिजीज होती है जिसका जो ऑनसेट है उसकी कॉज हमें पता नहीं है, ठीक है जी, राइट। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट करना है दैट इज ऑफ एडिसन्स डिजीज, पेज नंबर इज 242, एडिसन्स डिजीज। सो एडिसन्स डिजीज का दूसरा नाम होता है प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी। हमने कल भी इंट्रोडक्शन में हल्का सा टच किया था कि बेसिकली इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड्स, और इसके अंदर बेसिकली हमारा जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है उसकी जो डिस्ट्रक्शन है, कंप्लीट या पार्शियल डिस्ट्रक्शन, वो हो जाती है, और उसकी वजह से हमारा जो कोर्टिसोल है वो प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, उसकी डेफिशिएंसी होती है, और इसके साथ साथ एल्डोस्टेरोन की भी डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। और इन दोनों हार्मोन्स की डेफिशिएंसी की वजह से हमें वेट लॉस हो सकता है, फिटीग होती है, हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर होता है, एडिनोसोनियन क्राइसिस हो सकता है, एडिसोनियन क्राइसिस हो सकते हैं। एडिसोनियन क्राइसिस बट एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है जिसके अंदर हमारा बहुत ज्यादा लो ब्लड प्रेशर होता है, बहुत लो ब्लड शुगर लेवल्स होते हैं, और पोटेशियम के लेवल्स बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं ब्लड में, ठीक है। और इसके लिए हमें इमीडिएटली मेडिकल केयर चाहिए। अच्छा, ओके, टियोलॉजी अभी हम देखते हैं, टेबल में बड़े अच्छे से समराइज किया हुआ है। इनिशियली ये था कि जब एंटीबायोटिक्स का यूज दुनिया में नहीं शुरू हुआ था तो जो एडिसन्स डिजीज थी उसकी सबसे कॉमन कॉज होती थी डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। और वो नॉर्मली किस वजह से होता था? ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से होता था। लेकिन जब आपको ट्यूबरक्यूलोसिस होता था तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में होता था कि आपका एड्रीनल कॉर्टेक्स भी डिस्ट्रॉय हो जाता था। एड्रीनल कॉर्टेक्स डिस्ट्रॉय होने की वजह से आपकी जो कोर्टिसोल की और एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन होती थी वो बहुत ही ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाती, ठीक है। 1950s के बाद जब से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ज्यादा शुरू हुआ, उसके बाद जो सबसे ज्यादा कॉमन कॉज है एडिसन्स डिजीज की वो है एड्रिनलाइटिस, ऑटो इम्यून एड्रिनलाइटिस। एड्रिनलाइटिस का मतलब है इंफ्लेमेशन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, जिसमें एक एड्रिनल ग्लैंड, दो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं ना, एक एड्रिनल ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है और दोनों एड्रिनल ग्लैंड्स की इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, ठीक है। और ऑटो इम्यून ऑब्वियसली आपको पता है, ऑटो इम्यून इन नेचर, जो खुद से आपकी इम्यूनिटी के अगेंस्ट काम करना शुरू होती है, ठीक है। अच्छा जी, हम जरा ये टेबल देख लेते हैं पेज नंबर 243 पे, which describes the cause of Addison's disease. अच्छा जी, काफी कॉम्प्रिहेंसिव सा टेबल है। इसके अंदर सबसे पहले तो ऑटो इम्यून एडिसन्स डिजीज का दिया हुआ है, उसकी क्या क्या कॉज हो सकती हैं। सो दैट कुड आइदर बी ड्यू टू एक एग्जांपल, सबसे पहले आइसोलेटेड ऑटोइम्यून एडिसन्स डिजीज होती है, उसको दो टाइप्स में हम करते हैं। टाइप 1 में ऑटोइम्यून पॉलीग्लैंडुलर सिंड्रोम टाइप 1 एंड ऑटोइम्यून पॉलीग्लैंडुलर सिंड्रोम टाइप 2। पॉलीग्लैंडुलर का मतलब है जिसमें मल्टीपल ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। सो टाइप 1 किस किस वजह से हो सकती है? हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की वजह से हो सकती है वो, ठीक है। Just a second. है जस्ट a second, बेटा मेरी बुक क्लोज हो गई है।
अच्छा, सो हाइपोपैराथायरॉइडिज्म आपको पता है, हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट किसी चैप्टर में कि इट्स अ कंडीशन इन विच योर बॉडी स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग वेरी लो लेवल्स ऑफ पीटीएच, पैराथायरॉइड हार्मोन। और पैराथायरॉइड हार्मोन का जो बेसिक फंक्शन होता है दैट इज द रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो पैराथायरॉइड हार्मोन बहुत बहुत ही वाइटल है, क्योंकि कैल्शियम एंड फास्फोरस का जितना भी मैकेनिज्म, मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर चल रहा होता है वो दैट इज बेसिकली बीइंग कंट्रोल्ड बाय दिस पैराथायरॉइड हार्मोन पीटीएच। ठीक है जनाब, फिर इसी तरह टाइप 1 डायबिटीज की वजह से भी ये हो सकता है प्रॉब्लम हमें। अच्छा, इसके अलावा इसके अलावा जो कॉज हो सकती है दैट इज म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडाइसिस। कैंडिडाइसिस जनाब इट्स अ फंगल इन्फेक्शन। कैंडिडा एल्बाइकन्स आपने मे भी नाम सुना होगा, बड़ा कॉमन अफेक्टिंग फंगल इन्फेक्शन होता है। सो बेसिकली म्यूकोक्यूटेनियस, क्यूटेनियस इज समथिंग रिलेटेड टू स्किन, ठीक है। तो म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडाइसिस इट्स एन इम्यून डिसऑर्डर ऑफ टी सेल्स, और डेफिनेटली इसके अंदर हमारा क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है कैंडिडा की वजह से, कैंडिडा एल्बाइकन्स जो फंगस है उसकी वजह से, ठीक है। इसकी वजह से भी हो सकता है। फिर जनाब ऑटो इम्यून हाइपोथायरॉइडिज्म, इसकी वजह से भी हो सकता है। अच्छा, अब अगर हम टाइप 2 की बात करें तो यानी ऑटो इम्यून पॉलीग्लैंडुलर सिंड्रोम टाइप 2 की अगर हम बात करें तो टाइप 1 डायबिटीज की वजह से हो सकता है, ओवेरियन फेलियर की वजह से हो सकता है, एंड अगेन ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज की वजह से हो सकता है। फिर जनाब अगर हम इन्फेक्टिव टाइप की बात करें तो इट कुड बी ड्यू टू ट्यूबरक्यूलोसिस। अगर ट्यूबरक्यूलोसिस है आपको, बल्कि अभी हमने डिस्कस भी किया कि 1950 से पहले सबसे जो कॉमनेस्ट कॉज थी दैट वाज ट्यूबरक्यूलोसिस। हिस्टोप्लाज्मोसिस की वजह से हो सकते हैं। हिस्टोप्लाज्मोसिस कहते हैं लंग इन्फेक्शन को, विच इज कॉज्ड बाय अगेन ये फंगस होता है जिसका नाम होता है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। तो ये फंगल स्पोर्स होते हैं, इनकी इन्फेक्शन की वजह से या आप इनको जब इनहेल करते हैं तो इनकी वजह से आपको हिस्टोप्लाज्मोसिस हो सकता है। ये फंगल स्पोर्स नॉर्मली सॉइल में या बर्ड की जो ड्रॉपिंग्स होती हैं वहां पे ये कॉमनली प्रेजेंट होते हैं। तो इसी तरह जी एड्स एसोसिएटेड इन्फेक्शंस जैसे साइटोमेगालोवायरस, इनकी वजह से हो सकते हैं। साइटोमेगालोवायरस कॉमन वायरस है, और ये अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा वायरस है जब आप इसको से इन्फेक्ट हो जाते हैं तो ये लाइफ टाइम आपके अंदर रहता है, ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि इफ यू आर हेल्दी, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, इफ यू हैव हेल्दी सिस्टम, तो आपको ऐसा इफेक्ट नहीं करेगा। बट यह है कि अगर इम्यूनिटी वीक है या प्रेगनेंसी की कंडीशन है तो फिर डेफिनेटली साइटोमेगालोवायरस इज समथिंग टू बी वरीड अबाउट, ठीक है। फिर जनाब एड्रीनल हेमरेज की अगर हम बात करें तो वो किस वजह से हो सकता है? क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है, एंटीकोएगुलेशन बहुत ज्यादा एक्सेस के अंदर हो उसकी वजह से हो सकता है। देन देयर इज दिस सिंड्रोम कॉल्ड वाटरहाउस फ्राइड्राइशन सिंड्रोम। वाटरहाउस फ्राइड्राइशन सिंड्रोम क्या होता है? बेसिकली इट इज एन एड्रीनल ग्लैंड फेलियर, जो किस वजह से होता है? हमारी जब एड्रीनल ग्लैंड्स के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो उस वजह से एड्रीनल ग्लैंड स्लोली एंड ग्रेजुअली फेल हो जाते हैं। और वो ब्लीडिंग क्यों स्टार्ट होती है? वो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से, ठीक है। तो क्या होता है वाटरहाउस फ्राइड्राइशन सिंड्रोम? ये बेसिकली एड्रीनल ग्लैंड फेलियर होता है जब हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और वो इंटरनल ब्लीडिंग क्यों स्टार्ट होती है? दैट इज मेनली ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। फिर जनाब एड्रीनल डिस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो बायलैटरल एड्रीनलेक्टमी। बायलैटरल एड्रीनलेक्टमी का मतलब है कि हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स जाहिर है रिमूव हो गए तो एड्रीनल डिस्ट्रक्शन ही होनी है। बायलैटरल इज
बोथ साइड्स, बायलैटरल एड्रीनल मेटास्टेसिस, उसकी वजह से भी एड्रीनल डिस्ट्रक्शन हो सकती है। मेटास्टेसिस कहते हैं कि जब हमारा, मैंने कल भी बताया था कि प्राइमरी साइट ऑफ कैंसर के साथ साथ जब हमारा सराउंडिंग टिश्यूज, सराउंडिंग एरियाज के अंदर भी मैलिग्नेंट ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम मेटास्टेसिस कहते हैं। फिर जनाब बायलेटरल एड्रीनल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, एसोसिएटेड विद एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। अच्छा जी जनाब, अब ये क्या होता है? इन्फेक्शन हम जनरली मेडिसिन के अंदर कहते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, आपने सुना होगा, हार्ट अटैक जिसको हम कहते हैं। तो वो क्या होता है जी? इन्फेक्शन हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू एन ऑर्गन और टिश्यू। तो जब एक ऑर्गन को या टिश्यू को ब्लड सप्लाई के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होती है, वहां पे ब्लड सप्लाई सही से नहीं पहुंच रहा होता, तो हम उसको इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो एड्रीनल इन्फेक्शन ऑब्वियसली रिलेटेड टू एड्रीनल ग्लैंड को ब्लड सही से नहीं पहुंच रहा, एसोसिएटेड विद एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। इसको एपीएस भी हम कहते हैं, एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं, फिर क्या होता है जिसके अंदर हेडेक्स होते हैं, सीवियर सीजर्स होते हैं, झटके लगते हैं, डिमेंशिया हो सकता है। ठीक है, और ये कब होता है? जब हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो ऐसे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है जो फॉस्फोलिपिड्स को अटैक करते हैं। नाम ही ऐसा ना, एंटी फॉस्फोलिपिड, यानी अगेंस्ट फॉस्फोलिपिड। तो ये कब होता है? जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ऐसे एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है जो हमारे ही फॉस्फोलिपिड्स को अटैक करते हैं। फिर जनाब अगर हम आ जाएं जेनेटिक और डेवलपमेंटल के ऊपर, तो फिर कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेशिया, यानी बाय बर्थ ही आपका जो एड्रीनल ग्लैंड है वो साइज में बड़ा है, एबनॉर्मली एबनॉर्मल साइज्ड है। फिर एड्रीनो ल्यूकोडिस्ट्रॉफी की वजह से हो सकता है। एड्रीनो ल्यूकोडिस्ट्रॉफी को हम कहते हैं जनाब ALD, और एड्रीनो ल्यूकोडिस्ट्रॉफी इट्स अ रेयर जेनेटिक कंडीशन जिसके अंदर हमारा जो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, इनको हम कहते हैं VLCFAs, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, VLCFAs, उनका बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, उनकी एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है ब्रेन में। ठीक है, जब वो ब्रेन में एक्यूमुलेट होना शुरू होते हैं तो जो ब्रेन की वो प्रोटेक्टिव माइलिन शीट होती है ना, उसको डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, और जाहिर है जब वो डैमेज होना स्टार्ट होगी तो ब्रेन के फंक्शन आपकी डिटेरियोरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं एड्रीनो ल्यूकोडिस्ट्रॉफी। लास्ट जो है जनाब एड्रीनल हाइपोप्लेशिया कंजेनिटा, इसकी वजह से भी हो सकता है। एड्रीनल हाइपोप्लेशिया कंजेनिटा क्या होता है? इट्स एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर जो ज्यादातर मेल्स के अंदर होता है, और जनाब इसके अंदर हमारा जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं वो बेसिकली इफेक्ट हो रहे होते हैं, और एड्रीनल ग्लैंड्स का साइज एबनॉर्मली लार्ज होता है। और आपको पता है, हमने अभी ज़ाहिर डिस्कस भी किया कि एड्रीनल ग्लैंड्स की क्या सिग्निफिकेंस है बॉडी में, क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट हार्मोन्स वो प्रोड्यूस करते हैं, और ज़ाहिर वो हार्मोन्स बहुत सारे एसेंशियल फंक्शंस बॉडी में प्रोड्यूस कर रहे परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो जब हमारा एड्रीनल ग्लैंड्स इफेक्ट होते हैं तो इट लीड्स टू एड्रीनल इनसफिशिएंसी। ये एड्रीनल इनसफिशिएंसी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। ठीक है, ये सारी कॉजेज हैं बेसिकली हमारी एडिसन्स डिजीज। ठीक है जी, फर्दर बेटे हम इसको प्रोग्नोसिस आगे इसका डिस्कस करते हैं। छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं 7-10 मिनट्स का, और फिर हम वापस आते हैं। ठीक है, सो 10 मिनट्स बाद हम वापस